देखो लिखो स्कंद। स्कंद का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, स्कंद का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री। देखिए स्कंद का अर्थ क्या होता है। स्कंद स्टोव, किसी उत्पाद को उत्पादित करने या विक्रय करने के लिए तथा किसी उत्पाद को उत्पादित करने तथा किसी उत्पाद को उत्पादित करने तथा विक्रय करने के लिए विभिन्न घटकों का संचय स्कंद कहलाता है। किसी उत्पाद को उत्पादित करने तथा विक्रय करने के लिए विभिन्न घटकों का संचय ही क्या कहलाएगा? स्कंद कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू बोल्टस SE, देखो एक तो होगा आपका स्कंद। इन्वेंट्री को 3 भागों में बांटा गया। एक तो आपका कच्चा माल, रॉ मटेरियल, दूसरा अर्ध निर्मित माल, वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरा आपका निर्मित माल, फिनिश गुड्स। देखिए वापस देख लीजिए, स्कंद क्या होगा? किसी भी उत्पाद को उत्पादित करने या तथा विक्रय करने के लिए विभिन्न घटकों का संचय ही क्या कहलाएगा? स्कंद कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए आपको पंखे बेचने हैं, तो आपने बहुत सारे पंखे इकट्ठे कर रखे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? आपका स्टॉक कहलाएगा, इन्वेंट्री या स्कंद
कहलाएगा। क्लियर हो गई बात। अब ये 3 रूपों में हो सकता है, जैसे आप कोई, जैसे एक तो होती है निर्माणी संस्था और एक होती है व्यापारिक संस्था। ठीक है, व्यापारिक संस्था जैसे पंखा बनाकर आप बेच रहे हो, क्लियर, पंखा बनाकर, एक तो बने बनाए पंखे बेच रहे हो, तब तो आपकी संस्था कौन सी है, व्यापारिक संस्था। क्लियर, एक आप पंखे को उत्पादित करके बेच रहे हो, पंखा बनाकर बेच रहे हो, तो पंखे के जैसे सामान वगैरह होंगे तो वो आपका रॉ मटेरियल हो सकता है। फिर आपने उसको आधा निर्मित कर दिया, वो अर्ध निर्मित माल हो जाएगा। फिर आपने पूरा उसको कंप्लीट तैयार कर दिया तो वो आपका क्या हो जाएगा, निर्मित माल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसके अंदर 3 रूपों में हो सकता है। कौन सी संस्था के लिए, निर्माणी संस्थाओं के लिए। क्लियर, एक तो कच्चा माल रॉ मटेरियल, एक दूसरा अर्ध निर्मित माल और एक तीसरा आपका निर्मित माल। फिर लिखो स्कंद प्रबंध। स्कंद प्रबंध, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्कंद प्रबंध, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। देखो स्कंद प्रबंध स्कंद नियोजन है जिसमें, देखिए स्कंद प्रबंध स्कंद नियोजन है जिसमें नीतियों, पद्धतियों, नीतियों, पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं नीतियों, पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं का विकास एवं प्रशासन शामिल है। वही आपका क्या कहलाएगा, स्कंद प्रबंध कहलाएगा। स्कंद प्रबंध, स्कंद का नियोजन, स्कंद के लिए आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि स्कंद को आपको किस प्रकार रखना है। तो उसके लिए आपने कोई भी पॉलिसी बनाई है, नीति बनाई है, कोई मेथड बनाया है उसको, क्लियर, कि हमें कितना स्कंद रखना चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए। क्लियर, अगर आप पर्याप्त मात्रा में स्कंद नहीं रखते, स्कंद का प्रबंध नहीं रखते और अचानक ग्राहक आ जाता है, कस्टमर आ जाता है और आपके पास स्कंद नहीं, तो वापस चला जाएगा, तो उससे आपको क्या होगी, हानि होगी। क्लियर, तो इसलिए आपको पहले यानी कि एक अच्छी प्लानिंग करना, स्कंद का इस प्रकार से नियोजन करना, इस प्रकार से प्रबंध करना, ताकि आप स्कंद का एक अच्छी मात्रा में वो रख सके, ताकि अगर आपकी निर्माणी संस्था है तो निरंतर आपका उत्पादन होता रहे। जैसे मान लीजिए आप किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हो और आपके पास स्कंद ही नहीं है, तो कहां से उसका निर्माण होगा। क्लियर, तो कहने का मतलब जो वर्कर है वो भी आपके काम करते रहे। तो पर्याप्त मात्रा में स्कंद
रखना। क्लियर? अगर आपके पास आपने आवश्यकता से ज्यादा भी खरीद लिया, क्लियर, तो फिर आप उसको रखने की लागत ज्यादा आ जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि जितना आपको आवश्यकता है उसके हिसाब से करना। कहने का मतलब आपको स्कंद के रखने की लागत, एक तो स्कंद के रखने की लागत और आदेश देने की लागत दोनों क्या हो, इक्वल हो, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, स्कंद का प्रबंध करना चाहिए। ठीक है, ये तो अब लिखो स्कंद प्रबंध की स्कंद प्रबंध या स्कंद नियंत्रण की स्कंद प्रबंध की प्राविधियां। देखिए, इसी प्रबंध को आप नियंत्रण भी बोल सकते हैं। क्या इसको क्या बोल सकते हैं आप, स्कंद नियंत्रण भी बोल सकते हैं। अब स्कंद नियंत्रण या स्कंद प्रबंध की प्राविधियां, मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। क्लियर? इनको दो भागों में बांटा गया है, एक तो आधुनिक और एक परंपरागत। आधुनिक प्राविधियां, क्लियर, और दूसरी आपकी है परंपरागत प्राविधियां। देखिए कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया स्कंद प्रबंध की प्राविधियों को, एक तो आधुनिक प्राविधियां और दूसरी आपकी परंपरागत प्राविधियां। क्लियर? अब देखिए आधुनिक प्राविधियों को भी चार भागों में बांटा गया है। आधुनिक प्राविधियों को चार भागों में बांटा गया। पहली है आर्थिक आदेश मात्रा, आर्थिक आदेश मात्रा। दूसरा है आपका पुनः आदेश बिंदु, पुनः आदेश बिंदु। तीसरा आपका है स्कंद स्तर निर्धारण, स्कंद स्तर निर्धारण। और चौथा आपका है चयनात्मक स्कंद नियंत्रण। देखिए आर्थिक आदेश मात्रा, पुनः आदेश बिंदु, स्कंद स्तर निर्धारण और चयनात्मक स्कंद नियंत्रण। जो चयनात्मक है उसको पुनः चार भागों में बांटा गया है। चार भागों में देखिए कौन कौन से चार भाग है। पहला एबीसी विश्लेषण, एबीसी विश्लेषण, एबीसी विश्लेषण। वेड विश्लेषण, वेड विश्लेषण। तीसरा आपका है एसडीई विश्लेषण, एसडीई विश्लेषण, एसडीई विश्लेषण। और एफएसएन, एफएसएन विश्लेषण। चार विश्लेषण हो गया। पहला एबीसी विश्लेषण, दूसरा वेड विश्लेषण,
SDE विश्लेषण और FSN विश्लेषण। क्लियर? आपकी परंपरागत विधियों को भी इन्होंने 4 भागों में बांटा है। परंपरागत प्राविधियों को भी 4 भागों में बांटा है। पहला, स्कंद नियंत्रण अनुपात। पहला क्या बताया? स्कंद नियंत्रण अनुपात। दूसरा, द्विबिन पद्धति। द्विबिन पद्धति, स्कंद नियंत्रण अनुपात, द्विबिन पद्धति और नियंत्रण स्कंद पद्धति। नियंत्रण निरंतर स्कंद पद्धति, निरंतर स्कंद पद्धति और सामयिक आदेश पद्धति। लास्ट, देखिए वापस देख लीजिए स्कंद प्रबंध की प्राविधियां, मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्लियर? या मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। देखिए पहला आधुनिक प्राविधि और एक है परंपरागत प्राविधि। जो आधुनिक प्राविधि है उसको 4 भागों में बांटा। आर्थिक आदेश मात्रा, पुनः आदेश बिंदु, स्कंद स्तर निर्धारण और चयनात्मक स्कंद नियंत्रण। जो चयनात्मक स्कंद नियंत्रण है उसके 4 भाग बताए इन्होंने, ABC विश्लेषण, वैड विश्लेषण, SDE विश्लेषण और FSN विश्लेषण। उसी पर आगे देखिए परंपरागत प्राविधियों को इन्होंने कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। स्कंद नियंत्रण अनुपात, द्विबिन पद्धति, निरंतर स्कंद पद्धति और सामयिक आदेश पद्धति। क्लियर? अब देखो अब देखिए यहां पर आर्थिक आदेश मात्रा क्या होती है? कौन सी मात्रा? आर्थिक आदेश मात्रा। देखो अच्छे से देख लीजिए, आर्थिक आदेश मात्रा, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसे मितव्ययी आदेश मात्रा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए आर्थिक आदेश मात्रा क्या होती है?
वह बिंदु, वह बिंदु जहां पर माल के रखने की लागत, माल के रखने की लागत, वह माल के आदेश देने की लागत, वह बिंदु जहां पर माल के रखने की लागत व माल के आदेश देने की लागत दोनों बराबर हो, दोनों क्या हो, बराबर हो, उसे ही आर्थिक आदेश मात्रा कहते हैं। क्या कहेंगे, आर्थिक आदेश मात्रा। वह बिंदु जहां पर माल के रखने की लागत व माल के आदेश देने की लागत दोनों बराबर हो उसे ही आर्थिक आदेश मात्रा कहते हैं। देखिए क्या, इक्विलिब्रियम बिटवीन ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम बिटवीन ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्लियर हो गई बात, ठीक है। वह बिंदु जहां पर माल के रखने की लागत व माल के आदेश देने की लागत दोनों बराबर होगी वही क्या कहलाएगा, आपकी आर्थिक आदेश मात्रा कहलाएगा। क्लियर। इकोनॉमी देखिए आप कैसे, YOX यहां पर आ जाएगा आपका ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज, और ये यूनिट्स में। क्लियर। यहां पर आपकी आ जाएगी कॉस्ट, क्या आएगी, कॉस्ट, कॉस्ट। क्लियर। अब जैसे आपने यहां पर लिख दिया 100 यूनिट, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, ये 1000। ठीक है। और आपने यहां पर कॉस्ट भी बता दी, दो 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 और आपका 2000। क्लियर होगी बात। अब यहां से क्लियर। देखिए एक तो ये, और एक होती है आपकी, इसे तो बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट, इसे बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये सभी आपकी क्या हो, तो जो ये यहां पर आ रहा है वो आपका कहलाएगा EO, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। उतारो फटाफट।
वह बिंदु जहां पर माल के रखने की लागत, जो रखने की लागत है उसे तो कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं, और जो माल के आदेश देने की लागत होती है उसे ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलते हैं। दोनों क्या होगी, बराबर। देखो यहाँ पर काट रही है दोनों, तो वही बिंदु क्या कहलाएगा, आपका EOQ कहलाएगा। क्लियर। देखिए अब EOQ की गणना देख लीजिए। EOQ की गणना, आर्थिक आदेश मतलब, इसकी गणना कैसे की जाएगी। गणना देखिए, EOQ इक्वल टू 2UO अपॉन C, और ये अंडर रूट। ये आपके कॉस्टिंग में भी है और इसमें भी है। कॉस्टिंग में भी 20 नंबर में आ जाता है और आपके EFM वाले चैप्टर में भी आ जाता है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर EOQ इक्वल टू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, U इक्वल टू एनुअल यूजेस इन यूनिट्स में, या कंजप्शन भी बोल सकते हैं इसको। यूजेस को क्या बोल सकते हैं, कंजप्शन। क्लियर। आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। C आपकी आएगी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट, पर ईयर। ईयर। देखिए कंजप्शन भी बोल सकते हैं इसको आप, रिक्वायरमेंट भी बोल सकते हैं। यूजेस, कंजप्शन, रिक्वायरमेंट। क्लियर। तीन नाम बता दिए मैंने। या तो एनुअल यूजेस देगा, या एनुअल कंजप्शन देगा, या एनुअल रिक्वायरमेंट देगा। EOQ 2UO, EOQ का क्या फॉर्मूला होगा, 2UO अपॉन C। EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, U एनुअल यूजेस या एनुअल कंजप्शन या एनुअल रिक्वायरमेंट इन यूनिट्स में आएगा। और ये हमेशा अगर मंथली दे रखा है ना इसको, ये एनुअली आता है, वार्षिक। अगर मंथली दे रखा है यूजेज को, क्लियर, तो उसको आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एनुअल हो जाएगा। वो ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, आदेश देने की लागत। C कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, माल के रखने की लागत। ये भी एनुअल ही आती है पर ईयर के हिसाब से। चले आगे, देखिए आगे इस चैप्टर में। देखिए ध्यान से देखना, कभी कभार EOQ तो पूछ ही लेता है, उसके साथ वो पूछता है स्कंद की कुल लागत बताइए। स्कंद की कुल लागत, टोटल कॉस्ट या टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। क्या पूछी जाती है, टोटल कॉस्ट, कुल लागत या कुल स्कंद की लागत, टोटल कॉस्ट या टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट।
तो देखिए टोटल कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, बोले तो टीसी इक्वल टू पीसी प्लस ओसी प्लस सीसी। किस प्रकार से टीसी मिलेगी, जब हम पीसी को प्लस ओसी को प्लस सीसी को जोड़ देंगे तो हमें टीसी मिल जाएगी। क्लियर हो गई बात? कहने का मतलब टीसी का मतलब स्कूल वाली टीसी नहीं, वो टोटल कॉस्ट है यहां पर, टोटल कॉस्ट पीसी प्लस ओसी प्लस सीसी। देखिए यहां टीसी इक्वल टू टोटल कॉस्ट। कॉस्ट पीसी इक्वल टू परचेज कॉस्ट। क्लियर? और परचेज कॉस्ट का आपका फॉर्मूला होगा, ध्यान से देखना, U इंटू यूनिट प्राइस। U को हम यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। U का मतलब ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, यूजेस, एनुअल यूजेस। OC इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट, और ये ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होगा U अपॉन EOQ इंटू O। फिर आपका सीसी कैरिंग कॉस्ट, और कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होगा आपका EOQ अपॉन 2 इंटू सी। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, सी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। देखिए कभी कभार प्रश्न में और भी चीज़ें पूछ लेता है। ये तो बात आ गई किसकी, टोटल कॉस्ट की या टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। और मैंने ये बताया टीसी बराबर पीसी प्लस ओसी प्लस सीसी। क्लियर? और ये कैसे कैलकुलेट होगी वो भी मैंने फॉर्मूले बता दिए। अब कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लेता है, बोले नंबर ऑफ ऑर्डर बताओ, तो देखिए नंबर ऑफ ऑर्डर इक्वल टू यू में हम EOQ का भाग दे देंगे तो अपने नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब कभी कभार पूछ लेता है टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर। अगर आपने 2 ऑर्डर दिया तो उनके मध्य कितना अंतर आएगा, तो नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर बटा नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स।
नंबर ऑफ ऑर्डर U अपॉन EOQ, टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर, नंबर ऑफ डेज इन ईयर बटा नंबर ऑफ ऑर्डर। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, प्रश्न संख्या 1। कंप्यूट द ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी। कंप्यूट द इकोनॉमिक या ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी। क्वांटिटी क्वांटिटी देखिए आपको दे दिया एनुअल यूजेस। एनुअल यूजेस 3000 यूनिट्स दे दी प्रश्न में। ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दे दी 30 पर ऑर्डर। नेक्स्ट कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट आपको दे दी 100 रुपये। और कैरिंग कॉस्ट आपको दे दी क्या, कॉस्ट 20% ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, 20% ऑफ द वैल्यू ऑफ किसकी, इन्वेंट्री। इस प्रकार से क्वेश्चन है। और इसमें आपसे क्या पूछिए, EOQ पूछा है। क्या पूछा है, EOQ। EOQ का अभी फॉर्मूला लिखाया था मैंने 2UO अपॉन C। तो देखिए यहाँ पर EOQ इक्वल टू 2UO अपॉन C, क्लियर, 2 इंटू U आपको दे रखा है कितना, 3000 यूनिट्स, इंटू O भी आपको दे रखी है कितनी, 30। अब देखिए C किस प्रकार से आएगी। देखिए C कॉस्ट प्राइस पर यूनिट कितनी है, 100। तो 100 का आप 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 ही आ जाएगा, क्लियर। तो कैरिंग कॉस्ट आपकी कितनी आ जाएगी, 20। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1,80,000 डिवाइड बाई 20, कितना आएगा, 9,000। इसमें इसका भाग देंगे तो अंडर रूट निकालेंगे तो 86। इसका मतलब है 95 यूनिट्स आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आएगी। तो ये आपका प्रश्न संख्या 2 हो गया। आपको प्रश्न संख्या 2 हल करके लाना है। प्रश्न संख्या 2 सभी विद्यार्थियों को हल करना है। क्वेश्चन संख्या 2